महाराज जी, मेरी दृष्टि में आप एक संपूर्ण कलाकार हैं। एक उच्च कोटि के नर्तक तो हैं ही, गायक, तबला और पखावज इतना सुंदर बजाते हैं। इसमें आपके क्या सोचते हैं, आप ऐसे परिवार में जन्म लेने का कितना हाथ है? जहाँ पर सभी स्रोत इकट्ठे होकर बहते हों, उस घर में मेरा जन्म हुआ। और क्योंकि शुरू से शंभू महाराज जी तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे, बाबूजी तबला इतना अच्छा ख्याल गाते थे, वो ख्याल गाते थे, और लुच्चू महाराज उर्दू की शायरी बड़ी अच्छी करते थे। तो हमें तो तीनों गुरु हमारे, मतलब बाबूजी का तो मैं शागिर्द हुआ और गंडाबंद बिल्कुल, और चाचा जी से भी हमें तालीम मिली, बहुत अच्छी तालीम मिली, निगाहों की, गर्दन के मोड़ की, कैसे कहाँ से निगाह पलकें उठेंगी, कहाँ से क्या है। और आपकी माता जी का प्रभाव कुछ? अम्मा तो हमारी बिल्कुल समझो कि पूरे यानी 7 पुश्त की कहानियां उनकी जुबान पे थी। और हम लोग राजा रानी की कहानी नहीं सुनते थे, बल्कि कहते थे तुम्हारे जो बाबा थे दुर्गा प्रसाद जी, वो ऐसे नाचते थे। महाराज बिंदादीन जी ने 5000 ठुमरियां लिखी, दादरा लिखा, भजन लिखा। वो सब बंदिशें उन्हें याद थी? माँ को बहुत याद थी, मैंने काफी। और बेचारी गायिका तो नहीं थी, मतलब जैसे गाने, लेकिन सुन सुन के गुनगुनाती थी और कहे भाई तुम ठीक कर लो, हमें गाना नहीं आता। उन दिनों कला और कलाकारों को नवाबों, जागीरदारों और राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। उसी दौरान युवा बिरजू महाराज को अपने पिता पंडित अच्छन महाराज की संगत में कई जगह अपने नृत्य प्रदर्शन का मौका मिला। मुझे तो ये उंगली कहाँ आती थी, ये उंगली भी ठीक से नहीं आती थी, तो मैं मुट्ठी बांध के बस अच्छा पूछता था कौन तबले वाला है। अरे वाह! कौन तबले वाला, तो कहे कि ए देख बदमाशी नहीं करना। हाँ, मैंने कहा एक धाता लगाऊंगा, देखो देखो तुमसे बड़े हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें अच्छा एक केवल। तो हम बहुत मतलब उतावले रहते थे कि कौन बजा रहा, हमें जीतना है। जीतने की जो तमन्ना थी मेरी बचपने से कि मुझे जीतना है, और जैसे बाबा थे मेरे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसा ही हूं। तो महफिलों में गैस लाइट जी, मेकअप का कोई सवाल ही नहीं। तो बाबू भी अफगान स्नो निकला था, तो अफगान स्नो करके लगा लेते थे, और पान खा के होंठ पे ऐसे किए तो लाल हो गए बस। और काजल घर में लग बनता ही था, बस मेकअप का नाम ये था। आप और भी बचपन में कैसे दिल्ली आए महाराज जी? जब आपने लखनऊ छोड़ा तो फिर दिल्ली में, मतलब दिल्ली आपका बचपन से? जी हाँ जी। अरे हम 52 से समझिए 52-53 से दिल्ली में है। अच्छा हुआ क्या कि बाबू की मृत्यु हो गई थी, अभाग्यवश हमारे, मतलब 10 साल पूरे हुए थे मेरे तब उनकी डेथ हो गई। बाबू के बाद अम्मा परेशान रही और आर्थिक स्थितियां ऐसी खराब हुई कि कर्जा ले लेके राशन पानी होता था। और आपको कैसे मैं बताऊं कि जिस वक्त बाबू की मृत्यु हुई है तो घर में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए पैसा नहीं। दुख के वो दिन 10 दिन, उसके बीच में 2 प्रोग्राम मुझे मिले उसके बीच में, और मुझे कुछ तकलीफ हो गई थी, दाने निकल आए थे हाथों में, कॉस्ट्यूम पहनना मुझे मुश्किल था, कुछ भी पैजामा, तकलीफ हो रही थी पहनने में, और वो पहन के मैं नाचा हूँ। आज 250 रुपए के 200 के प्रोग्राम ऐसे मिले, उससे सारा क्रियाक्रम का हुआ। बहुत कम उम्र में ही बिरजू महाराज दिल्ली आ गए और हिंदुस्तानी संगीत नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्कूल संगीत भारती में 11 साल की उम्र से नृत्य शिक्षक के तौर पर डांस सिखाने लगे। और तब से लेकर अब तक वो यहीं रहकर अपने शागिर्दों को नृत्य की तालीम दे रहे हैं। उस समय का संगीत भारती आज का कथक केंद्र है। 11 साल की उम्र में आप सिखा रहे थे? बस शुरू हो गया था जी, कोई काम नहीं देता था मुझे, कहने तो ये तो सब लड़के लड़कियों के साथ खेलेंगे, खुद ये तो खुद ही छोटे, किसी को विश्वास ना हो कि मुझे कुछ तालीम आती है। तो अम्मा के लोग ये भी देखो कि बेटा हमारा इतना होनहार है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन नौकरी नहीं देता कोई। तो खैर धीरे से फिर हम यही करीब 14 के हुए तो यहाँ दिल्ली आ गए। और
फिर हमने बड़ी मेहनत की उन दिनों, मतलब हमने बड़ी मेहनत करके, और ये हालत कि ट्रेन से उतरता था, घर नहीं जाता था, बोरिया बिस्तर पुराने बेडिंग वेटिंग लेके सीधे संगीत भारती, बस मुंह धो के क्लास लेना, उसके बाद शाम को तो अम्मा पूछती थी कब आए, हमने कहा सुबह आ गया था, लेकिन मैं क्लास करने चला गया। वेलकम बैक। ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और ज्ञान विज्ञान के इस दौर में गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृति के भविष्य के बारे में बिरजू महाराज का क्या सोचना है? बांसुरी कह रही है छोटी सी कि मैं जंगल की लाकड़ी, मैं जंगल की लाकड़ी नहीं कहूं है मोल। कोई जला देता है, कोई छप्पर लगा देता है कि मैं जंगल की लाकड़ी नहीं कहूं है मोल, और अधर लपटी घन श्याम के भई बहुत अनमोल। अधर लपटी घन श्याम के भई बहुत अनमोल। बिरजू महाराज न सिर्फ भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में पारंगत हैं, बल्कि उनका लगाव गायन, कविता और पेंटिंग के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी है। मगर नृत्य हमेशा उनकी प्राथमिकता रहा और बीते 50 वर्षों में उन्होंने नृत्य के क्षेत्र में आए बदलावों को न सिर्फ देखा, बल्कि उस बदलते दौर में शामिल होकर कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। स्वाधीनता के बाद एक ये जो बदलाव आया है कि कोई भी आम आदमी अगर एक कला को देखना चाहे, आप जैसे को, तो वो टिकट खरीद के, आजकल तो खैर बहुत ही आसानी से देखा जा सकता। तो आपको और क्या क्या बदलाव लगे? मेरे ख्याल से एक तो ये था कि पहले नजदीक लोग बैठते थे और संपर्क, जो संबंध था, जो दर्शक हैं और कलाकार एकदम करीब से। मैंने बाबूजी एक भाव बता रहे हैं कंकड़ी मारने का, और आगे आदमी एक बैठा है। सखी गई रास्ते से, सखी को देखकर कृष्ण आए, उन्होंने कंकड़ी उठाई और ये करके मारा, तो ये जो किया तो अगला आदमी था वो झुक गया कि अरे मुझे लगी। भाव में इतनी सच्चाई थी कि वो लगता था सचमुच कंकड़ी उठा ली थी। और समझने वाले भी शायद ज्यादा थे। बात अरे एक टुकड़ा बोलिए तो एक टुकड़ी, जैसे शायरी सुनते हैं ना या कोई कविता सुनते हैं और कहते भाई फिर से दोबारा दोहराइए, क्या सुंदर कविता है। उस तरह बोलों के जो छंद थे, जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि महाराज इसमें फंदा कि कृतकृतुलजिता धान धिनता कृधाधिनता कजित धाधिनता कजित धाधिता न धान धिनता कृत धाधिनता कजित धगत धगत धा तढ़ा। अब ऐसे ऐसे छूट गया। बिरजू महाराज गुरु शिष्य परंपरा को जरूरी मानते हैं, पर अब जमाना बदल गया है। क्या आज गुरु शिष्य परंपरा जीवित रह सकती है? आज इसका क्या रेलेवेंस है? अब गुरु शिष्य परंपरा की बात निकलती है महाराज जी। पहले जमाना अलग था, गुरुओं के यहाँ शिष्य लोग रह सकते थे, और आजकल के जमाने में क्या ये संभव है कि उसी तरह से गुरु अपने शिष्यों को बना सके? मेरे ख्याल से इतना हाथ यानी बंद कहना चाहिए कि वो सुविधाएं, जैसे कि पहले तो एक एक शागिर्द का नजराना ही बाबा को मिल जाता था कि वो जद्दन बाई नरगिस की माँ जो थी, कब गौहर जान आई तो मालूम हुआ कि 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, नजराना। और वो सब उन गरीब बच्चों को खिलाते थे, कपड़े देते थे, खाना देते, तो कहे बेटा रियाज करो सीखो। अब तो ये हालत है कि हमको जो मकान मिला है वो इस लायक भी नहीं है कि उसमें बाल बच्चे रह पाएं, और सरकार ने वैसे दे रखा है, पर जैसा कहना चाहिए कि काम करने के लिए सुविधा हो। फिर जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, सीख लिया, उसके बाद वो क्या करें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए।
आजकल की परिस्थिति में एक वो गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जीवंत करने का एक तरीका आप ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ढूंढ रहा हूँ। और देखिए, ईश्वर करे सबकी दुआएं रहें भगवान की, तो अगर हो गया तो उससे सच में जैसे स्कूली तालीम होती ना कि 1 घंटे आए, सीख के चले गए, 1.25 घंटे, और दरवाजे से निकलते ही ये भी भूल गए कि वो कहाँ गए थे। ये आजकल आधुनिक में ये नुकसान हुए थोड़े। अच्छा, उनको क्योंकि उतना ही समय है, इसलिए उसके बाद हो सकता है कि कहीं जाना हो तो कहीं दोस्ती है, तो नहीं तो कोई अपॉइंटमेंट है, नहीं तो या फिर केमिस्ट्री की क्लास है। हाँ, मतलब बहुत उसमें चेंजेस आ जाते। तो पर उस 100 में से शायद एक आध ऐसा निकल आता है जो अपने गुरु के आदेश को सुनता है, और वही 1-2 बनते हैं, ज्यादा तो बनते भी नहीं। आज के कलाकार में कला के प्रति समर्पण की भावना हालांकि कम होती जा रही है, फिर भी बिरजू महाराज को भविष्य से बहुत उम्मीदें हैं। बस कला के प्रति सच्ची श्रद्धा, लगातार प्रयत्न और इत्मीनान से काम करने की जरूरत है। ये शायद इसलिए कि आजकल ईगो सेल्फ जरा बड़ा तगड़ा हो गया है, इतना समर्पण का भाव नहीं रहा बच्चों में। सही बात। हाँ, अपने को घुला देना की बहुत बहुत मुश्किल। कला में और गुरु के प्रति वो शायद कम है, शायद ये कारण है। हाँ, ये भी है, पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, और हालांकि दुनिया बड़ी ऐसे भाग रही है, और देखिए, जो डाल का पका हुआ आम अपने आप गिरता है उसकी मिठास में, और उसको तोड़ के मशीन से वो पाल के जो खाते हैं, तो उसमें बड़ा फर्क होता है। उसकी मिठास और उसकी मिठास में बहुत बड़ा अंतर है। तो भाई, जब तक पेड़ पैदा हो, आराम से फल हो, आराम जब वो गिरेगा, उसका एक स्वाद है। और उस धीमी गति का जो मजबूती है वो ज्यादा मजबूत है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हिंदुस्तानी संगीत नृत्य आज बहुत आंदोलित नहीं हो पाया है। इसकी वजह हमारी संस्कृति की ताकत है, और हमारी संस्कृति में इस हमले को बर्दाश्त करने का मादा भी है। आजकल की सभ्यता, जो जिस तरह से आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं, टेलीविजन और भाग और दौड़ और समय का अभाव, ये इससे इसका प्रभाव क्या है कि ये पॉप रॉक, ये म्यूजिक जो चल रहे हैं ना अभी के, सिर्फ 2 मात्रे या 4 मात्रे बीट्स के अंदर ढिट टक 2 दफे हिलाते हैं। छोटा सा कमरा दे देता है, उसमें उधर से ढकेला इधर से ढकेला, यही नाच हो रहा है। बगैर कोई उसमें सिर्फ शरीर के हिलने का और कूदने का, फांदने का, चिल्लाने के सिवाय ऐसा नहीं होगा। एक आवर्तन भी इंसान की धा धिन धिन, ठहराव, संतुलन। जब संतुलन ही नहीं आपका बना तो आप जीवन कैसे जब बिताएंगे। संतुलित जीवन भी सुंदर है, संतुलन रहना चाहिए हर काम में। ऐसा तो नहीं कि कथक में होना चाहिए या कौन सी शैली में, ऐसा नहीं। मतलब कला का जीवन में भी वो प्रभाव आवश्यक है। बस, तो मैं सोचता हूँ कि जिसके अंदर जरा इत्मीनान है, बत्ती भी हिलती हुई जले तो रोशनी ठीक से नहीं मिल सकती है। चिराग हम ऐसी जगह रखते हैं जहां पर उसको हवा के थपेड़े न लगे, तब उसकी लौ, जो जिसको लौ हम कहते हैं, लौ तो भाई इत्मीनान कहलाता है। इत्मीनान का नाम लौ है। लौ अगर यूं एक जगह शिखा ऐसे खड़ी हो गई है तो वो ध्यान है, योग है। वेलकम बैक। कला का व्यवसायीकरण और कलाकारों के प्रति सरकार के रवैये से बिरजू महाराज बहुत संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा देश के भविष्य के बारे में उनका क्या कहना है? दधकी भरी मटकी लय जात रही डगर बीच, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क, और धाये श्याम रोक लई औचक मुख चूम लई, अरे सरसों मेरी चुनरी गई सरक सरक सरक। और होरी के जमघट में और श्याम रंग डार दीन ही, रंग परत अखियां गई खरक खरक खरक। और राधा भई श्याम रंग और श्याम भये राधा रंग, पाए ब्रज श्याम दरस
हरक हरक हरक। बिरजू महाराज ने वो वक्त भी देखा है जब राजा महाराजा और नवाबों द्वारा कला को संरक्षण दिया जाता था। इसके अलावा आजादी के बाद भारत सरकार से उन्होंने कई सम्मान भी पाए। कला के संरक्षण के बारे में उनका क्या सोचना है? अच्छा, सरकार की जो पेट्रनेज है, क्या आप समझते हैं कि राजा नवाबों की जो एक तरह की जो जिस तरह से प्रोटेक्शन था कलाकारों को, सरकार उसका स्थान ले सकती है? क्या होनी चाहिए ये पेट्रनेज? होना तो चाहिए, पर पूरी तरीके से तो नहीं ले पाती है या नहीं लेती है, क्या कहें। क्योंकि पहले तो हमारे जैसे नवाब रामपुर के यहाँ बाबूजी को कहते थे महाराज हर महीने राशन आएगा, कपड़े घर में आ जाएंगे, दर्जी भी भेज दूंगा, घोड़ा भी दे दूंगा आने जाने के लिए, मकान रहा। अभी हम लोग को हर चीज की चिंता साथ में ये भी लगी रहती कि अरे उसका भाई लाइसेंस नहीं बना तो इसका वो नहीं बना तो इसका वो, और उतने मतलब सुविधाएं, चाहे बीमार है कोई उसके लिए कुछ सुविधाएं, तो सुविधाएं अब स्कॉलरशिप दे देने से या बहुत से तमगे दे देने से या अवार्ड दे देने से मतलब जीवन तो नहीं कर सकता है, मुश्किल होता है। बिरजू महाराज कला पर प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव मानते हैं। उनकी नजर में प्रकृति के जर्रे जर्रे में संगीत रचा बसा है। एक उदाहरण के जरिए वो अपनी इस बात को रखते हैं और कहते हैं कि कला हमें जीवन से घृणा निकाल देने की कला सिखाती है। आजकल के राजनीतिक दल जो हैं वो धर्म को इतना बड़ा बना के उसके नाम पे वोट वगैरह, मतलब धर्म को इस तरह से उसको क्या करें यूज करना। सही बात। तो हमारे संगीत में तो कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है। तो आप क्या समझते हैं कि संगीत का इसमें क्या स्थान है? भाई संगीत तो यही सिखाता है कि जो राग की बंदिश या बोल है उसके साथ वही ठेका मिलेगा। यानी 3 ताल हम गा रहे हैं तो 3 ताल ही मिलेगा, सारंगी वाला भी 3 ताल को ही फॉलो करेगा, या जो सुनने वाला वो भी 3 ताल को ही देखेगा। तो संगीत तो ये सिखाता है, ये थोड़ी सिखाता है कि नहीं जी आप 3 ताल गाइए हम जपताल बजाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा। तो संगीत का तो जो उपदेश है वो यही है कि तुम सुनो वही जो हम कर रहे हैं, जो तुम सुन रहे हो ये वही है, जो बजा रहे हैं वो भी चाहे वो कौन सी जात के हों, हमें तो आवाज और उस ईश्वर का नाम है आवाज, साउंड ही को मैं भगवान मानता हूँ। सच ईश्वर जो है वो साउंड है। साउंड बंद हो जाने से दुनिया समाप्त हो जाएगी। सच में एक पेड़ की हल्की सी पवन के थपके से जो पेड़ नाचता है, समंदर की लहरें उमड़ती हैं उसमें भी आवाज होती है। तो ये पूरा तो प्रकृति नाच रही गा रही है, और उसी हवा के थपेड़े में देखिए क्या तमाशे। तो भाई जब संगीत सिखा रहा है तो क्यों ना आप समझ जाएं कि आनंद लीजिए, फिर काहे को बेकार में। मालिक ने सबको एक जैसा बनाया है, बट बांट के हम लोग खा लेंगे, पर ऐसा ना हो कि भाई आप ज्यादा हिस्सा खा लें हम कम खाएं, तो मजा तो वही है। आपकी ये कथक की परंपरा को छोड़ के जो आजकल पॉप कल्चर, इससे क्या हमारा जो हमारी संस्कृति है वो उभर पाएगी? मैं सोचता हूँ कि ये जो आने जाने वाली हवाएं हैं ये बहुत दिन कायम नहीं रहती हैं माधवी। ये सिर्फ हवाएं हैं। वायरल फीवर होता है ना, जैसे आजकल जुकाम हो रहा है सपोज, पर ये टिकेंगे नहीं, आएंगे जाएंगे। इनको अभी क्रिएशन करने में दिक्कत ये हो रही है, मतलब आदमी से शुरू हुए थे मुर्दे नचा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुर्दे बन बन के नाच रहे हैं। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसके बाद क्या नाचेंगे कब्रों के अंदर। सवाल ये है कि जो शास्त्रीय संगीत उसकी जो न्यू है वो ऐसे लोगों ने बनाई है कि धूमिल तो हो सकती है, देखिए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन वो बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह है कि एक जड़ नहीं बल्कि अनेकों जड़ें पैदा हो जाती हैं और हर तरह के थपेड़ों को सहती हैं, खड़ी रहती हैं बरगद की तरह। महाराज जी, आप भारत के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं?
शुरू से हिंदुस्तान हमारा गुरु रहा है। गुरु शब्द जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा शब्द है। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के व्यवहार, हर चीज में अच्छा गुरु रहा है। तो वो दूषित ना हो और वैसे ही बरकरार रहे, यहाँ भी और दुनिया भी याद करे, हम तो ये चाह रहे हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े किसी खास व्यक्ति के विचार जानना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है विजन बियॉन्ड 50, जी इंडिया टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, न्यू दिल्ली 110001, इंडिया, TVC। तो अगले हफ्ते तक नमस्कार।